हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के हम लोग पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का जो सेकंड पेपर आया था सोशियोलॉजी का, उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने इससे पिछली वीडियो में करा दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और आज पार्ट 2 होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संबंधों को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं सबाल्टर्न परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्ट, ऑप्शन सी है सिविलाइजेशनल और ऑप्शन डी है स्ट्रक्चरल फंक्शनल। तो ये जो परिप्रेक्ष्य से संबंधित क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने देखा होगा अगर वीडियोस पिछली, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे एग्ज़ाम में आरपीएससी में ये इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में बने हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक मैंने अपने पिछली वीडियोस में पूरा कवर करा रखा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, जिससे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में वो आपको वहाँ से मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आप लोग देख लेना। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कौन संबंधित है? तो जीएस खुरिये हैं। नेक्स्ट है, मैच कराना है। एक तरफ कंसेप्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ ऑथर्स के नाम दिए गए हैं और दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए इसे मैच कराते हैं। संस्कृतिकरण, इसकी अवधारणा किसने दी है? तो एम.एन. श्रीनिवास दी। ए का 4 2 में है, तो और देखते हैं। प्योर एंड इम्प्योर, इसकी बात कौन करता है? तो लुईस ड्यूमा करते हैं। और द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, एन.के. बोस और डायलेक्टिक्स, डी.पी. मुखर्जी। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लुई ड्यूमा चिंतन के किस संप्रदाय से हैं? तो देखिए फिर से वही उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग वो टॉपिक ज़रूर देख लेना। ऑप्शन दिया गया इंडोलॉजिकल स्कूल और मार्क्सिस्ट स्कूल, सिविलाइजेशनल स्कूल या फिर सबल्टर्न स्कूल। तो लुई ड्यूमा किससे संबंधित है? तो यह भी इंडोलॉजिकल स्कूल से संबंधित है। इनके अलावा जीएस खुरिये, इरावती कर्वे भी इसी परिप्रेक्ष्य से आते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो ये तीसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक से। ऑप्शन ए दिया गया है प्राचीन ग्रंथ, ऑप्शन बी है धार्मिक पांडुलिपि, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, एपिक्स, महाकाव्य या फिर इम्पेरिकल स्टडीज़, अनुभविक अध्ययन। तो भारत विद्या परिप्रेक्ष्य से कौन सम्मिलित नहीं करता है? तो इसके अंतर्गत एम्पेरिकल स्टडीज़, अनुभविक अध्ययन नहीं आता है। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय समाजशास्त्री पश्चिम सामाजिक विज्ञान के प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध थे? डी.पी. मुखर्जी, लुईस ड्यूमा, एम.एन. श्रीनिवास या फिर ए.आर. देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डी.पी. मुखर्जी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय समाजशास्त्री अपने आप को मार्क्सवादी के स्थान पर मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते थे? ऑप्शन ए है डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन बी है ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी एन.के. बोस या फिर ऑप्शन डी है जीएस खुरिये। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो डी.पी. मुखर्जी अपने आप को मार्क्सवादी के स्थान पर मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना पसंद करते थे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिकता के प्रस्तावक हैं? तो सोशियो कल्चर मार्जिनलिटी इन इंडियन स्लम से कौन रिलेटेड है? विक्टर एस डिसूजा, डी.पी. मुखर्जी, लुईस ड्यूमा या फिर डेविड हार्डीमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विक्टर एस डिसूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत निम्नलिखित में से दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है? दलित फेमिनिज्म में कौन आता है? साइमन द बोआ, क्रिस्टीन डेल्फी, शर्मिला रेगे या फिर नीरा देसाई। तो दलित फेमिनिज्म से कौन आता है? शर्मिला रेगे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मीरा कौसाम्बी ने निम्न में से किस महानगर की प्रजातीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी है पुणे या फिर ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो मीरा कौसाम्बी ने कहाँ की स्टडी की है? तो इन्होंने बॉम्बे की स्टडी की है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर की डॉक्टरेट थीसिस किससे, क्या टाइटल है उसका? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, ऑप्शन सी दिया गया स्टेट एंड माइनॉरिटीज इन रिलेशन ऑफ कास्ट, और ऑप्शन डी है कॉमर्शियल रिलेशन ऑफ इंडिया। तो क्या टाइटल था? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति समग्रवादी और संस्कारात्मक है, यह किसका कथन है? इरावती कर्वे का, ए आर देसाई का, लुइस ट्यूमा का या फिर एम एन श्रीनिवास का? तो किसने कास्ट इज होलिस्टिक एंड हायरार्किकल किसने कही है? तो लुइस ड्यूमा ने कही है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस समाजशास्त्री ने सूदखोर और किसानों के संबंध को आधिपत्य के रूप में देखा है? एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी, एन.के. बोस या फिर डेविड हार्डीमैन? तो किसने सूदखोर और किसानों के संबंध को बताया है? हेजमनी के संबंध में। हेजमनी की कॉन्सेप्ट ग्रामसी ने भी दिया था और हार्डीमैन ने भी दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्डीमैन। नेक्स्ट है, समीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एस.सी. दुबे ने किस अध्ययन पद्धति का चुनाव किया है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, टेक्सचुअल, मार्क्सियन या फिर सिविलाइजेशन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल। नेक्स्ट दिया गया है, जॉर्ज रिटजर ने अपने किस पुस्तक में उत्तर आधुनिकता, उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत की चर्चा की है? मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्न सोशल थियरी की बात जॉर्ज रिटजर ने अपनी कौन सी बुक में की है? बुक के नाम दिए गए माइनॉरिटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, इंट्रोड्यूसिंग पोस्ट मॉडर्निज्म या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो कौन सी बुक में बताया है जॉर्ज रिटजर ने? तो मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन बुक तो लियोटार्ड की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीम मैकूगान ने उत्तर आधुनिकता के निम्न में से किस तत्व का उल्लेख नहीं किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, यह ज्ञान और संस्कृति की एक दशा है, इसमें आधुनिक सामाजिक संस्थाएं कमज़ोर होती हैं, ऑप्शन सी है यह एक ग्लोबल समाज का निर्माण करती है, और ऑप्शन डी है यह समाज को आधुनिकता की गिरफ्त से मुक्ति देती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी बात उत्तर आधुनिकता में जीम मैकूगान ने नहीं की है? तो नए थिंकर हैं, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। और इसका राइट आंसर यह समाज को आधुनिकता की गिरफ्त से मुक्ति देती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा का उत्तर आधुनिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है जीन बॉडीलार्ड, ऑप्शन बी है जीम मैकूगान, ऑप्शन सी है रिचर्ड गोट या फिर ऑप्शन डी है जॉर्ज रिटजर। तो सिंबॉलिक एक्सचेंज की बात कौन करता है पोस्ट मॉडर्न एनालिसिस में? तो इसका राइट आंसर क्या है? जीन बॉडीलार्ड। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता उत्तर आधुनिकतावाद की नहीं है? ऑप्शंस हैं, यह उत्तर आधुनिकता बहुआयामी है, उत्तर आधुनिकता विघटन में दिखाई देती है, उत्तर आधुनिकता स्थानीय कारकों की खोज है, या फिर ऑप्शन डी है उत्तर आधुनिकता महान वृत्तांत, महान भाषा और महान सिद्धांत की पक्षधर है। तो कौन सी विशेषता उत्तर आधुनिकता पोस्ट मॉडर्निज्म की नहीं है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर आधुनिकतावाद के सिद्धांत में लैंग्वेज गेम्स की चर्चा किस सामाजिक वैज्ञानिक ने की है? लैंग्वेज गेम्स, जीन फ्रैंकोइज लियोटार्ड, मिशेल फूको, जीन बॉडीलार्ड या फिर जैक्स डेरिडा? तो लैंग्वेज गेम की बात कौन करता है? जीन फ्रैंकोइज लियोटार्ड। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया गया है, उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है? लेमर्ट, मूलर, लेविस्ट्रॉस या फिर माइकल फूको। तो किसने नॉलेज और पावर के बीच रिलेशन बताया है? तो माइकल फूको। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्री सिद्धांत को परिभाषित करते हुए कहा कि तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूहों को कहते हैं जिनसे अनुभविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है? ऑप्शंस हैं आर के मर्टन, W.L. वॉलेस, P.S. कोहेन या फिर इमाइल दुर्खीम। तो ये किसने कहा है? आर के मर्टन ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकार्यवाद से संबंधित समस्या नहीं है? ऑप्शन ए है प्रतिव्यक्तिवाद, ऑप्शन बी है कंजर्वेटिव्स रूढ़िवाद, ऑप्शन सी इंटीग्रेशन एकीकरण या फिर ऑप्शन डी है आइडियलिज्म। तो कौन सी संरचनात्मक प्रकार्यवाद की समस्या नहीं है? तो इंटीग्रेशन नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? हर्बर्ट स्पेंसर, टॉलकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन और इरविन गॉफमैन। तो कौन सा इसमें प्रकार्यवादी नहीं है? तो इरविन गॉफमैन नहीं है, क्योंकि ये ड्रामेटोलॉजी से संबंधित है। बाकी हर्बर्ट स्पेंसर, टॉलकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन प्रकार्यवादी थिंकर्स हैं। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद में किसने AGIL मॉडल की चर्चा की है? ए स्टैंड फॉर एडेप्टेशन, G स्टैंड फॉर गोल अटेनमेंट्स, I स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन और L स्टैंड फॉर लेटेंसी। टॉलकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर इमाइल दुर्खीम। तो AGIL मॉडल किसने दिया है? आप सब जानते होंगे, टॉलकट पार्सन्स ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जेफरी अलेक्जेंडर की प्रमुख कृतियां हैं नियो फंक्शनलिज्म, थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड और द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी। तो दिए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जिससे कि आप लोग इसे नोट कर सकें और याद कर सकें। इसका राइट आंसर ABC हो जाएगा। और डी वाली जो बुक है द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी, ये बुक है लोमान की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश सिद्धांत समाज में सीमित संसाधनों पर समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रकार्यात्मक, ऑप्शन बी है कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो क्या आएगा इसमें राइट आंसर? कॉन्फ्लिक्ट। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संघर्षवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? रेंडोल्फ कॉलिंस, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, सी लेवी-स्ट्रॉस या फिर कार्ल मार्क्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी होगा, शायद बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। लेविस कोजर ने कहा कि संघर्ष भी समाज में कुछ प्रकार्यात्मक भूमिका निभाता है और इनकी मुख्य कृति का नाम है, मुख्य बुक का नाम है द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट। याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल करणीय व्याख्या कहकर आलोचना की? मार्क्सियन थियरी एज ए मोनो कैजुअल एक्सप्लेनेशन किसने कहा है? रेंडोल्फ कॉलिंस ने, लेविस कोजर ने, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ ने या फिर मैक्स वेबर ने। तो ये किसने कहा है? तो मैक्स वेबर ने कहा है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की चर्चा की है? जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम या फिर मैक्स वेबर। तो किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृति लुइस अल्थुजर से संबंधित नहीं है? थ्योरी एंड प्रैक्टिस, फॉर मार्क्स, रीडिंग कैपिटल, लेनिन एंड फिलॉसफी एंड अदर एसेज।
तो ये आप लोग इस बुक्स के ईयर भी मैंने डाल दिए हैं, इसमें आप लोग याद कर लेना। तो बी, सी और डी, ये तो अल्थ्यूज़र की बुक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस अल्थ्यूज़र की बुक नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वाली बुक किसकी है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस समाजशास्त्री ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया? ए एंटोनियो ग्राम्सी, गेराल्ड ए कोहेन, जॉन एलेस्टर या फिर जॉन रोमेर? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए एंटोनियो ग्राम्सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभिव्यक्तिशीलता के युक्तायुक्त सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? रेशनल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, गेराल्ड कोहेन, जॉन एलेस्टर, अल्थ्यूज़र या फिर हैबरमास? तो इस वाले क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी अल्थ्यूज़र से भी रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है एक। तो इसका राइट आंसर क्या है? हैबरमास। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा मुख्य चेतना और अंतर्विषयकता पर ध्यान केंद्रित करता है? निर्जाति पद्धति विज्ञान, तुलनात्मक पद्धति, प्रघटना विज्ञान या फिर प्रकार्यवाद? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? फिनोमिनोलॉजी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? चिनॉय और वीट, एमाइल दुर्खिम, टिमासेफ या फिर एडमंड हर्सल? तो ये बुक किसकी है? एडमंड हसरेल की है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रिटजर के अनुसार विवरण तैयार करना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जगत के अर्थ निर्माण के क्रम में विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, क्रिटिकल थियरी, फिनोमिनोलॉजी या फिर एथनोमेथोलॉजी? तो एथनोमेथोलॉजी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करते हुए किस विचारक ने डीकंस्ट्रक्शन या विखंडन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? लेमर्ट, जैक्स देरिडा, माइकल फूको या फिर गोडेलियर? तो डीकंस्ट्रक्शन की अवधारणा किसने दी है? जैक्स देरिडा ने दी है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीनोलॉजी ऑफ पावर पुस्तक में किस विचारक ने उत्तर संरचनावादी उपागम का प्रयोग किया है? सॉसरे, सी एस पैरसे, सी एल स्ट्रॉस या फिर माइकल फूको? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी माइकल फूको। नेक्स्ट है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रूथ बेनेडिक्ट ऑफ रेनहार्ड वेंडिक्स, पीटर एल्बर्जर एवं रेनहार्ड वेंडिक्स? रूथ बेनेडिक्ट और पीटर एल्बर्जर या फिर ऑप्शन डी दिया गया पीटर एल्बर्जर एवं थॉमस लकमैन? तो द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बुक किसकी है? तो बर्जर एवं लकमैन की है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, समाजशास्त्र में कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य समाज के घटक भागों की अंतर्निर्भरता पर जोर देता है? ऑप्शन ए है कॉन्फ्लिक्ट संघर्षवादी, ऑप्शन बी फेमिनिज्म नारीवाद, ऑप्शन सी है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या फिर ऑप्शन डी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म संरचनात्मक प्रकार्यात्मक? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक चिंतन समाज का वर्णन करते हैं। कैसे? ऑप्शन में है भूमिका और संस्थाओं के एक मानक ढांचे के रूप में, सूक्ष्म स्तर पर अंतःक्रिया के एक जटिल जाल के रूप में, संघर्ष, असमानता और अलगाव के स्रोत के रूप में, सामाजिक संबंधों की एक अस्थिर संरचना के रूप में? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए भूमिकाओं और संस्थानों के एक मानक ढांचे के रूप में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वर्णन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ सूची में राइटर्स के नाम लिखे गए हैं, दूसरी तरफ उनकी बुक्स के नाम लिखे गए हैं, तो हमें इसे मैच कराना है। तो जॉर्ज रिटजर, इनकी बुक का क्या नाम है? तो मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ए का 2, इसका कूट नहीं है इसमें मेंशन हो पाया है, तो आप लोग ऐसे ही मैच करा लेना। ए का 2 जॉर्ज रिटजर की बुक है ये, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। जेफरी सी अलेक्जेंडर की है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, न्यू फंक्शनिज्म। ये वाली बुक है ना, ये मैच नहीं है, यहाँ पे ये वाली बुक आप लोग लिख लेना। और टॉलकट पार्सन्स का द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि 9 प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत की बजाय एक प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए दिया गया अलेक्जेंडर और गेरेस्टेन, ऑप्शन बी कोलोमी और गुल्ड, ऑप्शन सी गुल्ड और गेरेस्टेन, और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर और पॉल कोलोमी। तो ये कथन किसका है? अलेक्जेंडर और पॉल कोलोमी का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा 9 प्रकारवाद की प्रचलित प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ऑप्शन है बहुआयामी, वामपंथी झुकाव, प्रजातांत्रिक विश्लेषण और संघर्ष की नज़रअंदाजी। तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। ये रहा कोड आपका, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए, बी और सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ राइटर्स के नाम हैं, दूसरी तरफ वो कौन से स्कूल से संबंधित हैं वह दिया गया है, और कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए इसे मैच करते हैं। कोजर, इनका संबंध किससे है? तो संघर्ष प्रकारवाद से, फंक्शनलिज्म कॉन्फ्लिक्ट से है। ए का 3, ए का 3 है, ए का 3 2 में है। होरोविट्स की क्या है? होरोविट्स किससे संबंधित है? न्यू रेडिकलिज्म से हैं, बी का 1। डेरेंडॉर्फ किससे हैं? तो डायलेक्टिक सोशियोलॉजी से हैं। और हैबरमास किससे हैं? तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से हैं। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीए कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शन ए दिया गया है संघर्ष एक सार्वभौमिक दुर्घटना है, ऑप्शन बी है संघर्ष से विनाश होता है, ऑप्शन सी दिया गया है संघर्ष के कुछ सकारात्मक कार्य होते हैं, और ऑप्शन डी है संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, संघर्ष से विनाश की बात नहीं करते हैं, जब क्योंकि सीए कोजर क्या कहते हैं कि संघर्ष समाज में प्रकार्यात्मक भूमिका निभाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्रीय संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी सीएच कूले, या फिर ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है चार्ल्स डार्विन की। तो संघर्ष को अपने सिद्धांत का मूल स्रोत कौन मानते हैं? तो कार्ल मार्क्स हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने स्वयं को एक संरचनात्मक मार्क्सवादी की बजाय वैज्ञानिक मार्क्सवादी कहा है? साइंटिफिक मार्क्सिस्ट की बजाय स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट कहा है। एंथनी गिडेंस, जुर्गन हेबरमास, लुइस अल्थ्यूजर, या फिर एंटोनियो ग्राम्सी। तो नौ मार्क्सवादी कहा जाता है लुइस अल्थ्यूजर को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा हेबरमास के बारे में सच नहीं है? वह नौ मार्क्सवादी हैं, शिकागो स्कूल के विचारक हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैं, या फिर समाजशास्त्र का आलोचनात्मक संप्रदाय से संबंधित है। तो किससे कौन सी जो दी गई है स्कूल है वह हेबरमास से संबंधित नहीं है? तो हेबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है, शिकागो स्कूल से नहीं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने घटनावादी सिद्धांत के विकास में भूमिका निभाई है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड शूट्स, जर्गन हेबरमास, हेरोल्ड गारफिंकल, या फिर एडमंड हर्सेल। तो कौन घटनावादी सिद्धांत यानी कि फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, अल्फ्रेड शूट्स और एडमंड हर्सेल। ए और डी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि शब्द सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और सामाजिक रूप से ही समाज में अपना अस्तित्व रखते हैं? इमाइल दुर्खीम, पीटर बर्जर, इरविन गॉफमैन, या फिर एडमंड हर्सेल। तो किसने कहा है? वर्ड आर सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड सोशली मेंटेन्ड। तो कहा है पीटर बर्जर ने। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इनकी बहुत ही फेमस बुक का नाम भी है। पीटर बर्जर एवं लकमैन ने साथ में मिलकर लिखी थी, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने पहली बार शब्द एथनोमेथोलॉजी का उपयोग किया है? हेबरमास ने, इरविन गॉफमैन ने, अल्फ्रेड शूट्स ने, या फिर गारफिंकल ने। तो एथनोमेथोलॉजी शब्द का सबसे प्रयोग पहले किसने किया है? गारफिंकल ने किया है। अल्फ्रेड शूट्स तो फिनोमिनोलॉजी से संबंधित हैं और गॉफमैन ट्रेमेटोलॉजी से संबंधित है। और हेबरमास किससे हैं? तो एक क्रिटिकल थिंकर हैं और मॉडर्न थिंकर हैं। नेक्स्ट है, फ्रेम एनालिसिस अवधारणा किससे प्रतिपादित की? इंग्लिश में देख लेना आप लोग। फ्रेम एनालिसिस है टॉलकट पार्सन, एंथनी गिडेंस, इरविन गॉफमैन, या फिर अल्फ्रेड शूट्स। तो फ्रेम एनालिसिस बुक है या फिर अवधारणा मान लीजिए किसकी है? तो ये है इरविन गॉफमैन की। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एथनोमेथोलॉजी के प्रमुख तत्व कौन से हैं? आत्मवाचक क्रिया और अंतःक्रिया, संदर्भिता का अर्थ इंडेक्सिकलिटी, संदर्भिता की अनभिज्ञता, और भावात्मक तटस्थता। तो इनमें से कौन कौन से तत्व एथनोमेथोलॉजी से संबंधित हैं? तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। कोड आप लोग देख लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए और बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता, यह विचार है। उदार नारीवाद का, समाजवादी नारीवाद का, कट्टरपंथी नारीवाद, या फिर रेडिकल फेमिनिज्म का, या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकतावाद का। किसने कहा कि आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता? तो ये कहा है सोशलिस्ट फेमिनिज्म ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बेकर और सारंता कॉस के अनुसार निम्न में से सामाजिक अनुसंधान का कौन सा सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है? वेरिफिकेशन पुष्टिकरण, सामाजिक समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, फाल्सिफिकेशन मिथ्याकरण, या फिर मॉडिफिकेशन संशोधन। तो फॉल्सिफिकेशन से कौन संबंधित है? कार्ल पॉपर हैं आपके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉल्सिफिकेशन अवधारणा, कार्ल पॉपर की है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सामाजिक समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। इनका यह उद्देश्य नहीं है। बाकी वेरिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, ये तीनों ही सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य हैं अकॉर्डिंग टू बेकर और सारंता कॉस के अनुसार। नेक्स्ट है, वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है। ऑप्शन ए है हिस्टोरिकल मेथड,
ऐतिहासिक पद्धति, इवोल्यूशनरी मेथड, उद्विकासीय पद्धति, केस स्टडी मेथड, एकल अध्ययन पद्धति, या फिर ऑप्शन डी है सर्वे मेथड, सर्वेक्षण पद्धति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केस स्टडी मेथड, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि वांछनीय है। वैल्यू फ्री साइंस इज ए मिथ थॉट इट इज डिजायरेबल। यह किसका विचार है? गुल्डनर का, मैक्स वेबर का, C.W. मिल्स का, या फिर वर्ड्सवर्थ का? तो ये राइट आंसर इसका क्या है? गुल्डनर का, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसके अनुसार एक सैद्धांतिक प्रतिरूप मूल सिद्धांत के माध्यम से निर्मित घटनाओं के समूह का अवधारणीकरण है जहां अंतिम उद्देश्य शब्दों, प्रास्थापनाओं और संबंधों की स्थापना है जो यदि पुष्ट हो जाए तो सिद्धांत बन जाते हैं। आर्किमेटन, विलार, थॉमस कुहन, या फिर कार्ल मार्क्स? तो ये किसने कहा है? तो आर्किमेटन ने कहा है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सी विचार पद्धति व्याख्यात्मक रूप निदर्शन का उदाहरण नहीं है? इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, निर्जाति पद्धति शास्त्र, एथनोमेथोलॉजी, मार्क्सिज्म मार्क्सवाद, या फिर फिनोमिनोलॉजी प्रघटना शास्त्र? तो इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो मार्क्सवाद नहीं आता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिद्धांत विकास के चरण हैं प्रास्थापनाएं देना, गिविंग प्रपोजिशंस, एम्पिरिकल टेस्टिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रपोजिशंस, प्रास्थापनाओं के बीच संबंधों का अनुभव से परीक्षण करना, डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग द प्रपोजिशंस, प्रास्थापनाओं के बीच संबंधों के स्वरूप का वर्णन करना, या फिर एक्सप्लेनिंग द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों के स्वरूप की व्याख्या करना। दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है कि सिद्धांत के थियोरी के डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस हैं। तो ABCD ये चारों ही स्टेज है किसी भी थ्योरी के डेवलपमेंट के, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डैश किसी घटना के कारणों का या क्यों कारण से संबंधित है? कॉज और वाई फैक्टर, वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च? व्याख्यात्मक अनुसंधान, अन्वेषणात्मक अनुसंधान, या फिर नैदानिक अनुसंधान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट दिया गया जैकमंड के अनुसार अन्वेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या नहीं है? तो इस वाले पेपर में बहुत सारे नए नए थिंकर्स हैं, उसके बारे में हमें डिटेल से और पढ़ना चाहिए। तो उसके ऑप्शन दिए गए स्थिति का निदान करना, डायग्नोसिस ए सिचुएशन, पायलट स्टडीज, पर्थ निदर्शन अध्ययन, स्क्रीनिंग अल्टरनेटिव्स, विकल्पों की जांच करना, या फिर डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़, नवीन विचारों को खोजना। तो अन्वेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य इसमें से क्या नहीं है? तो स्थिति का निदान करना, डायग्नोसिस ए सिचुएशन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ अवलोकित घटनाओं के स्पष्ट संबंधों की व्याख्या करता हुआ आंतरिक प्रास्थापनाओं का सुसंगत पुंज है। ऑप्शन ए है थियरी, हाइपोथेसिस, प्रपोजिशंस, या फिर वेरिएबल, सिद्धांत, प्राकल्पना, प्रास्थापना, या फिर चर? तो राइट आंसर क्या है इसका? सिद्धांत या थियरी, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है प्राकल्पनाओं के निर्माण के मापदंड हैं। प्राकल्पना अनुभव द्वारा परीक्षणीय होनी चाहिए, प्राकल्पना के कथन विरोधाभासी नहीं होने चाहिए, यह अस्पष्ट एवं गैर विशिष्ट होनी चाहिए, और जिन चरों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है उनका विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। तो प्राकल्पना निर्माण के क्या क्या मापदंड हैं? तो प्राकल्पना
अस्पष्ट और गैर विशिष्ट नहीं होनी चाहिए, या स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, और ए, बी और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शून्य प्राकल्पना हमें बताती है कि दो चर एक दूसरे के साथ सशर्त रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, एक दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित हैं, या फिर एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्राकल्पना के परीक्षण के लिए प्राकल्पनात्मक निगमन विधि को किसने उल्लेखित किया है? हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड, थियोडोरसन एवं थियोडोरसन, सिंगलटन और स्ट्रेटस, गुड एवं हार्ट, या फिर ब्लैक और चैंपियन। तो सिंगलटन और स्ट्रेटस, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड को दिया है। नेक्स्ट है, वह घटक जिसके आधार पर हम समष्टि में से प्रतिदर्श लेते हैं क्या कहलाता है? वह सैम्पलिंग फ्रैक्शन, प्रतिदर्शन अंश, सैम्पलिंग ट्रेट्स, प्रतिदर्शन विश्लेषक, सैम्पलिंग फ्रेम, प्रतिदर्शन का ढांचा, या फिर सैम्पलिंग एलिमेंट, प्रतिदर्शन के घटक। तो क्या कहते हैं इसे? सैम्पलिंग ट्रेट, प्रतिदर्शक विश्लेषक, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सी एक दैव प्रतिदर्श के चयन की प्रविधि नहीं है? रैंडम सैंपल के कौन सी प्रविधि नहीं है? लॉटरी मेथड, कार्ड या टिकट मेथड, टिपेट टेबल मेथड, या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो यह हो जाएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, निम्न में से कौन सा एक गैर संभाव्यता प्रतिदर्शन यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का स्वरूप नहीं है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सुविधाजनक प्रतिदर्शन, पर्पजिस सैम्पलिंग, सोउद्देश्य प्रतिदर्श, कोटा सैम्पलिंग, या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। तो आप लोग जानते होंगे कि सैंपल को दो भागों में बांटते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। तो नॉन प्रोबेबिलिटी का स्वरूप कौन सा इसमें से नहीं, वही पूछ रहा है आपसे। तो समूह प्रतिदर्शन क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं आता है, यह प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह किसने कहा कि विज्ञान का समारंभ अवलोकन से होता है और उसे अंतिम प्रामाणिकता की जांच के लिए अंततः अवलोकन पे ही लौटना पड़ता है? नेल्स एंडरसन, गुडेम हार्ट, बोगार्डस, या फिर पीवी यंग। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग जानते भी होंगे। इसका राइट आंसर क्या है? गुडे एवं हार्ट, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, अवलोकन की विशेषताएं हैं, क्या हैं? गैर अनुभवजन्य अध्ययन, वैज्ञानिक सुनिश्चितता, प्रत्यक्ष विधि, या फिर निष्पक्षता। तो अवलोकन की इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं, कोड में से आपको बताना है। तो बी, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नॉन इम्पेरिकल स्टडी नहीं होती है, इम्पेरिकल स्टडी होती है अवलोकन। तो ए वाला रॉन्ग है, बाकी बी, सी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, इंटरव्यू, साक्षात्कार, केस स्टडी, या फिर कंटेंट एनालिसिस। तो अंतर वस्तु विश्लेषण का अध्ययन किसने किया है? वेरेल्सन ने किया है।
और किसमें नेत्रों की का प्रयोग अधिक किया जाता है कान और बाड़ी की अपेक्षा? तो ऑब्जर्वेशन और लोकन में किया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साक्षात्कार को किसने उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप कहा है? लिंडसे, गार्डनर, गुडे एवं हार्ट, ब्लैक एंड चैंपियन और बिंघम एवं मुरे। तो किसने साक्षात्कार को उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप कहा है? तो बिंघम एवं मुरे ने कहा है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लैक एंड चैंपियन के अनुसार साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच संबंध क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, या फिर जिसमें प्रतिभागी परिचित होते हैं, या जिसमें सहभागी अजनबी होते हैं? तो क्या होता है, साक्षात्कारकर्ता और जो उत्तरदाता होते हैं उनके बीच किस प्रकार का रिलेशन पाया जाता है? तो अस्थायी होता है और जिसमें सहभागी अजनबी होते हैं। ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक वैज्ञानिकों ने औपचारिक, नियंत्रित तथा निर्देशित साक्षात्कार शब्दावली का प्रयोग किया है। असंरचित साक्षात्कार के लिए, अर्ध संरचित साक्षात्कार के लिए, केंद्रित साक्षात्कार के लिए, या फिर संरचित साक्षात्कार के लिए? फॉर्मल एवं कंट्रोल्ड किसने यूज किया है, यह किसके लिए किया गया है? तो संरचित साक्षात्कार के लिए, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के लिए। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, साक्षात्कार अनुसूची में डैश प्रश्न वह होता है जिसमें उत्तर 2 या अधिक श्रेणियों में होता है, फिर भी श्रेणियों का कोटि क्रम नहीं होता है। ऑर्डिनल, क्रमसूचक, नॉमिनल, नॉमिक, इंटरवल, अंतराल, या फिर फिल्टर, निस्यंदक छनना। इंग्लिश में ही देख लेना आप लोग इसको। तो ये होता है नॉमिनल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से शोधकर्ता को प्रश्नावली का निर्माण करते समय बचना चाहिए? संदिग्धार्थक प्रश्न, अमूर्त प्रश्न, संवेदनशील प्रश्न, या फिर स्पष्ट एवं असंदिग्ध प्रश्न? तो दिए गए कोट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, ए, बी और सी। अगला है, गार्डनर के अनुसार विषय वस्तु विश्लेषण की विशेषताएं हैं। व्यक्तिपरकता, व्यवस्थित, सामान्यता, या फिर परिमाणन? कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। क्या क्या विशेषताएं होती हैं कंटेंट एनालिसिस की? तो सिस्टमैटिक होता है, जनरलिटी होती है, सामान्यता होता है, या और क्वांटिफिकेशन होता है। लेकिन व्यक्तिपरकता नहीं होता है, वस्तुपरकता होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। बी, सी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवधारणात्मक शब्दों के समूह में एकत्रित किस शब्दों का विश्लेषण होता है जो अनुसंधान प्राकल्पना में चरों को बनाते हैं? वह कहलाता है शब्द गणना विश्लेषण, अवधारणात्मक विश्लेषण, शब्दार्थ विश्लेषण, या फिर मूल्यांकनात्मक अभिकथन विश्लेषण? तो क्या कहलाता है? कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, अवधारणात्मक विश्लेषण। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सारंता-कौश के अनुसार वर्णनात्मक एवं समवर्गीय एवं गहनता विश्लेषण स्वरूप है। तो सारंता-कौश से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है यह। संदर्भगत विश्लेषण के, मूल्यांकनात्मक अभिकथन विश्लेषण के, शब्दार्थ विश्लेषण के, या फिर अवधारणात्मक विश्लेषण के? तो राइट आंसर तो इसमें पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस, संदर्भगत विश्लेषण के। नेक्स्ट है,
निम्न में से विषय वस्तु विश्लेषण के लिए कौन सा एक आधार सामग्री का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है बुक्स एवं मैगजीन, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर फील्ड सर्वे। तो फील्ड सर्वे नहीं होता है कंटेंट एनालिसिस में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने निम्नलिखित के संदर्भ में क्षेत्र कार्य किया है? मूरियास, टोडा, ट्रोबियाना द्वीप समूह या फिर अंडमान द्वीप समूह। तो इस वाले क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। टोडा की स्टडी किसने की है? तो रिवर्स ने की है। ट्रोबियाना द्वीप समूह या अंडमान द्वीप समूह, किसका रेडक्लिफ ब्राउन ने स्टडी की है बताइए। तो अंडमान आइसलैंडर्स की स्टडी की है रेडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट है, बर्जर के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन विधि को प्रयोग में लाने के कारण है? प्राकल्पना का निर्माण करना, अवधारणा बनाना, साक्ष्यों की श्रृंखला बनाना या फिर चरों को परिभाषित करना। कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेरेल्सन के अनुसार किस अनुसंधान तकनीकी से संप्रेषण की अभिव्यक्त सामग्री के वस्तुपरक, मात्रात्मक और व्यवस्थित वर्णन के लिए प्रयोग किया जा सकता है? साक्षात्कार, अनुसूची, विषय वस्तु विश्लेषण, अवलोकन या फिर मौखिक इतिहास। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, वेरेल्सन ने कंटेंट एनालिसिस की बात की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंटेंट एनालिसिस, बी। और नेक्स्ट है, और आज का ही लास्ट क्वेश्चन है, सहभागी अवलोकन तथा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को क्या कहा जाता है? फिनोमिनोलॉजी, सोशल मैपिंग, सामाजिक मानचित्रण, एथनोग्राफी, निर्जाति वर्णन और एपिडेमियोलॉजी, महामारी विज्ञान। तो इसमें से क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एथनोग्राफी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज वाला ये पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कैसी लगी क्लास आपको ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।